डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। चलते हैं पहले हम पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट में फंसा है और उस पर विदेशी कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। इसके बीच ही एक ऐसी खबर आ रही है जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की परेशानी बढ़ा सकती है। यूरेशियन टाइम्स की तरफ से बताया गया है कि पाकिस्तान की सेना ने ईंधन की कमी के कारण इस साल दिसंबर तक सभी सैन्य अभ्यास कैंसिल कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से वेबसाइट ने बताया है कि सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग ने सभी फील्ड फॉर्मेशन और हेडक्वार्टर्स को एक चिट्ठी लिखी है। इसी चिट्ठी में दिसंबर तक सभी एक्सरसाइज को कैंसिल करने की बात कही गई है। जो पहली वजह इसमें बताई गई उसके मुताबिक रिजर्व फ्यूल और जरूरी साजो सामान की कमी है। सैन्य दृष्टि से रिजर्व फ्यूल वॉर रिजर्व से अलग होता है। वॉर रिजर्व विशिष्ट अवधि के दौरान आवश्यक हथियार ईंधन के लिए होते हैं, जबकि रिजर्व फ्यूल आमतौर पर आंतरिक सैन्य अभ्यास और युद्धाभ्यास के लिए होते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक एक पाकिस्तानी T-80 टैंक हर किलोमीटर पर 2 लीटर तेल की खपत करता है। इसलिए ही पाकिस्तान ने सभी बख्तरबंद और मशीनराइज्ड वॉर एक्सरसाइज को कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है। साथ ही उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी कर्ज मिल गया है, लेकिन इसके बाद भी देश गंभीर वित्तीय बाधाओं से जूझ रहा है। देश के राजनीतिक हालातों की वजह से आर्थिक हालात भी बिगड़े गए हैं। 9 मई को पूर्व इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ गई है। सेना की तरफ से सैन्य अधिकारियों के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन, छावनियों और हेडक्वार्टर जैसे सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले और यहाँ तक कि राष्ट्रीय ध्वज को जलाने के ऊपर एक्शन लिया गया है। इस वजह से स्थिति और ख़राब हो गई है। पाकिस्तान इस समय आसमान छूती महंगाई का सामना कर रहा है। इस वजह से नागरिकों को रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। देश में पेट्रोल और डीजल के लिए 262 रुपये प्रति लीटर और केरोसिन तेल के लिए 164 रुपये प्रति लीटर तक की कीमत अदा करनी पड़ रही है। इस साल की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना के कई फील्ड कमांडर्स ने क्वार्टर मास्टर जनरल को चिट्ठी लिखकर अपने सैनिकों को खिलाने के लिए मेस में बुनियादी खाद्य पदार्थों की कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। पाकिस्तान सन 1947 में आज़ादी हासिल करने के बाद से अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आइए हम भारत रूस की बात कर लें। भारत की कुछ रिफाइनरियां रूस को क्रूड ऑयल की पेमेंट चीनी मुद्रा युआन में कर रही हैं। इससे चीन काफ़ी ज़्यादा खुश है। उसे यह लगने लगा है कि युआन जल्दी वैश्विक मुद्रा कहे जाने वाले अमेरिकी डॉलर का विकल्प बन सकता है। हालांकि भारत ने शुरुआत में ही साफ कर दिया था कि यह सिर्फ चंद दिनों के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था है। ऐसे में भारत और रूस ने चीनी मुद्रा युआन की काट को लगभग खोज लिया है। इस बीच एक प्रमुख रूसी आर्थिक टिप्पणीकार ने बुधवार को कहा कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम पर भारत रूस व्यापार के लिए विचार किया जा सकता है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन के वर्चुअल समिट में भारतीय रूसी विशेषज्ञों की बातचीत में बोलते हुए नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी के हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रूसी अकादमी सरगई लुजियानी ने कहा है कि रूस को अपने तेल आयात के लिए भारत से भुगतान प्राप्त करने के लिए चीनी युआन में समझौता करना पड़ा, क्योंकि मॉस्को को भारतीय रुपया अस्थिर लगा। उन्होंने कहा कि रूस और भारत के हालिया लेन देन के लिए युआन को भुगतान के लिए तीसरी मुद्रा माना गया था। भारतीय रुपये को अस्थिर माना जाता था और इसलिए युआन को तीसरी मुद्रा के रूप में चुना गया था। उन्होंने कहा कि हमने इस उद्देश्य के लिए संयुक्त अरब अमीरात के दिरहम पर भी विचार किया। शायद संयुक्त अरब अमीरात के दिरहम का उपयोग हमारे व्यापार संबंधों के लिए किया जा सकता है। इस हफ्ते की शुरुआत में एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी ऊर्जा कंपनियों को चीनी युआन में भुगतान करना शुरू कर दिया है। रूस के लिए तीसरी मुद्रा की अवस्था इसलिए बढ़ गई है क्योंकि यूक्रेन पर हमले के कारण पश्चिमी देशों ने कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस कारण रूस चाहकर भी अमेरिकी डॉलर में व्यवसाय नहीं कर सकता है। रूस अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए जरूरी स्विफ्ट सिस्टम से भी बाहर है। रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भारत और रूस पिछले साल रूसी ऊर्जा के 2 सबसे बड़े खरीदार बनकर उभरे हैं। भारत के युआन भुगतान ने इस बात को रेखांकित किया है कि कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण पड़ने वाले दबाव को कम करने में मदद के लिए तीसरी मुद्राओं की तलाश कर रही है। रूस के साथ व्यापार बंद करने की पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत लगातार तेल आयात बढ़ा रहा है, लेकिन इस कारण व्यापार असंतुलन पैदा हुआ है, जिसके कारण द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित हुआ है। आइए अब हम एससीओ के बारे में कुछ बात कर लें। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ सम्मेलन का आयोजन हुआ। ईरान इस बार संगठन का नया सदस्य बना है। सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने फेवरेट प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का भी जिक्र किया, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली। हांगकांग से निकलने वाले अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक जिनपिंग की तरफ से BRI की बात को आगे बढ़ाने के बावजूद भारत ने इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। भारत के अलावा ईरान की तरफ से भी जिनपिंग की बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। जिनपिंग ने सम्मेलन के दौरान जिनपिंग ने कहा था कि BRI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार और निवेश को आसान बनाएगा। साथ ही BRI में बेहतर तालमेल की अपील की।
इसके बाद जो साझा बयान किया गया उससे पता लगता है कि भारत और ईरान ने जिनपिंग की BRI नीति का समर्थन नहीं किया है। लांगजू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर झू योग बियाओ ने कहा कि 2017 में भारत के पूर्ण सदस्य के रूप में SCO में शामिल होने के बाद से ये ऐसा बयान है। इस साझा बयान को देखने के बाद लगता है कि भारत चीन के BRI का समर्थन नहीं करता है। उसके पास बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं का अपना संस्करण है। चीन को भारत से समर्थन की उम्मीद कम रखनी चाहिए। सिंगापुर में नानयांग टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर पॉलिटिकल वायलेंस एंड टेररिज्म रिसर्च फेलो रैफेलो पेंटुकी की राय इससे अलग है। उन्होंने कहा कि भारत के पास अपना समर्थन रोकने का व्यवहारिक कारण है। उनके शब्दों में बेल्ट एंड रोड कश्मीर में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। BRI के साथ SCO के साथ जुड़ने की कोशिश भारतीयों के लिए हमेशा से एक दुविधा है। भारत हमेशा से इसके विरोध में रहा है। SCO के दौरान PM मोदी ने चीन से मतभेद का जिक्र अक्सर तौर पर किया है। उन्हें क्षेत्रीय आतंकवाद से लड़ने के लिए सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। चीन और रूस दोनों ने SCO सदस्यों के बीच व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के बड़े स्तर पर प्रयोग करने को लेकर जोर दिया है, लेकिन पंटुकी मानते हैं कि भारत के पास दूसरे विकल्प भी हैं। उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि वे उसी तरह की स्थिति महसूस करते हैं। बहुत से पश्चिमी देश उनके साथ हैं जो उनके साथ जुड़ने मुक्त व्यापार क्षेत्र मुक्त व्यापार संबंध विकसित करने के लिए उत्सुक है। हालांकि PM मोदी ने पाकिस्तान का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया, लेकिन संघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़ के रिसर्चर ली होमंग ने कहा कि भारत के पड़ोसी के तौर पर जिक्र साफ था। PM मोदी चाहते थे कि SCO संयुक्त रूप से उस पर दबाव डाले। आइए अब हम दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के वरिष्ठ राजनीतिक के बारे में बात कर लें। वरिष्ठ राजनीतिक एसोप गुलाम पहाड़ का गुरुवार को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनको यहाँ रंगभेद संघर्ष के लिए जाना जाता था। उनकी मृत्यु पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हम अनुभवी भारतीय मूल के राजनीतिक कार्यकर्ता की मृत्यु से दुखी हैं। एसोप पहाड़ ने 1999 से 2008 तक उस समय के राष्ट्रपति थाबो म्बेकी के अधीन मंत्री के रूप में काम किया और वहां से काम करने के बाद सेवानिवृत्त हुए। उस पद पर उन्होंने 1994 में राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा शुरू की गई नई लोकतांत्रिक सरकार की नीति विकास में प्रभावशाली भूमिका निभाई। राष्ट्रपति रामाफोसा ने कहा कि एसोप पहाड़ एक विचारक और निर्णयकार थे। उन्हें यहाँ लोकतंत्र मजबूत करने के लिए काफ़ी योगदान दिया। पहाड़ को 2015 में प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी मिला था। जोहान्सबर्ग में भारत के वाणिज्य दूतावास ने कहा कि पहाड़ को सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में उनकी भूमिका और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मजबूत संबंधों की वकालत के लिए याद किया जाएगा। करीबी पारिवारिक मित्र और साथी राजनेता इस्माइल वादी ने कहा कि पहाड़ का उच्च पद पर रहते हुए भी उनका संपर्क सामान्य था। उन्होंने जमीनी स्तर के साथ करीबी संपर्क बनाए रखा और अक्सर लेनासिया, जोहान्सबर्ग और डरबन में स्थानीय समुदायों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाया। पहाड़ के परिवार में सप्ताह भीतर यह दूसरी मौत थी। इससे पहले उनके भाई जुनैद पहाड़ की मौत हो गई थी। एसोप पहाड़ 5 भाई हैं। सभी भाई अपने पिता गुलाम हुसैन इस्माइल पहाड़ के नक्शे कदम पर चलते हुए रंगभेद विरोधी संघर्ष में सक्रिय थे। पिता ट्रांसवाल भारतीय कांग्रेस और दक्षिण अफ्रीकी भारतीय कांग्रेस के प्रमुख सदस्य थे। वहीं उनकी मां अमीना भी अपनी राजनीतिक सक्रियता के लिए प्रसिद्ध थी। आइए हम थोड़ा कोविड के बारे में बात कर लें। दुनिया जहां कोविड से लगभग राहत पा चुकी है, वहीं चीन में इसका कहर जारी है। चीन ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोविड-19 को रोकने संबंधी अधिकतर कदमों को हटाने के महीनों बाद जून में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं और इससे 239 लोगों की मौत हुई है। चीन के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने मई में 164 लोगों की मौत की सूचना दी थी और अप्रैल तथा मार्च में संक्रमण से मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया। चीन ने वर्ष 2020 की शुरुआत में संक्रमण को रोकने के लिए कठोर उपाय किए थे और लोगों की जान बचाने का श्रेय कड़े लॉकडाउन नियमों, पृथकवास, सीमा बंद करने और बड़े स्तर पर अनिवार्य जांच को दिया। लेकिन इन उपायों को दिसंबर में हटा लिया गया, जिससे मामले में तेजी आई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इससे लगभग 60,000 लोगों की मौत हुई। चीन में इस वर्ष जनवरी और फरवरी में मौतों की संख्या चरम पर थी, जिसमें 4 जनवरी को 4,273 लोगों की मौत हुई। लेकिन इसके बाद मौत के मामले थमते गए और 23 फरवरी को संक्रमण से मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बात की जानकारी नहीं दी है। उन्हें यही रुख जारी रहने की उम्मीद है और वे नियंत्रण उपायों को बहाल करने की सिफारिश करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को अपने पूर्ववर्ती इमरान खान पर न केवल 60 अरब अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की प्रवृत्ति को रोकने की बल्कि सदाबहार सहयोगी चीन के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया। CPEC पर हस्ताक्षर के 1 दशक पूरे होने के अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए शरीफ ने यह भी कहा कि इस साल परियोजना ने पाकिस्तान को क्षेत्र और दुनिया में प्रगति करने में मदद की। सरकारी APP समाचार एजेंसी ने उनके हवाले से कहा, CPEC पाकिस्तान और चीन के नेतृत्व के बीच कड़ी मेहनत और अथक प्रतिबद्धता की कहानी बयां करता है। उन्होंने कहा कि CPEC ने कई परियोजनाओं की शुरुआत के साथ पाकिस्तान के विकास परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि चीनी सरकार और कंपनियों ने विभिन्न परियोजनाओं में 25.4 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया।
हालांकि शरीफ ने इस बात पर अफसोस जताया कि इमरान खान के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने इस परियोजना के बारे में गलतफहमी पैदा की, जिसके परिणामस्वरूप इसका कार्यान्वयन धीमा हो गया। रेडियो पाकिस्तान ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने खेद व्यक्त किया है कि पिछली सरकार ने न केवल सीपीई पर प्रगति रोक दी, बल्कि हिमालय से भी ऊंचे इस रिश्ते को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि वर्तमान गठबंधन सरकार ने चीन के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।